कभी सोचा है कि सिर्फ एक इंसान किसी देश से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? कैसे एक आदमी सरकारों को चुनौती दे सकता है, कानून को खरीद सकता है और डर को अपनी पहचान बना सकता है? आज की यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है। यह कहानी है ताकत के नशे की। यह कहानी है उस शक्ति की कीमत की जो दूसरों की जिंदगियों से चुकाई गई। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लेगेसी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उन्हें महसूस कराया जाता है। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 20वीं सदी के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर अपराधी की कहानी, पाब्लो एस्कोबार। 1 दिसंबर 1949, रियो नेग्रो, कोलंबिया। एक साधारण किसान के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। उसकी मां हर्मिल्डा गाविरिया एक स्कूल टीचर थी। पिता अबेल द जीसस एस्कोबार खेतों में काम करते थे। घर में गरीबी थी, लेकिन पाब्लो के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अमीर बनने की बात नहीं करता था, वह ताकत की बात करता था। बचपन से ही उसके लिए नियम सिर्फ कागज थे। स्कूल में वह परीक्षा के पेपर चुराता, नकली लॉटरी टिकट बेचता और झूठ बोलने में कोई झिझक नहीं रखता था। उसने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि कोलंबिया जैसे देश में ईमानदारी से नहीं, चालाकी से जिया जाता है। 1970 के दशक की शुरुआत तक पाब्लो मेडेलिन की सड़कों पर एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। सिगरेट की तस्करी, कार चोरी और छोटे मोटे अपराध। लेकिन यह सब उसकी भूख को शांत नहीं कर पा रहा था। उसे चाहिए था कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो उसे बाकी सबसे अलग कर दे। 1975, एक साल जिसने इतिहास बदल दिया। पाब्लो कोकीन के व्यापार से जुड़ा। उस समय अमेरिका में कोकीन एक नई और महंगी लत बन रही थी, और पाब्लो ने समझ लिया कि यह सिर्फ नशा नहीं, यह सत्ता है। उसने तस्करी को व्यवसाय नहीं, एक सैन्य ऑपरेशन बना दिया। छोटे विमान बहामास, पनामा, मेक्सिको, हर रास्ता, हर रिस्क, हर आदमी एक सिस्टम का हिस्सा था। 1980 तक पाब्लो मेडेलिन कार्टेल का चेहरा बन चुका था। उसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि अमेरिका में बिकने वाली 80% कोकीन उसी के रास्ते जाती थी। पैसा हर दिन लगभग $60 मिलियन, इतना पैसा कि नोटों को गिनना छोड़ उन्हें तौला जाने लगा। इतिहासकार बताते हैं कि हर महीने हजारों डॉलर सिर्फ उन नोटों को बदलने में खर्च होते थे जिन्हें चूहे खा जाते थे। पाब्लो अब सिर्फ अमीर नहीं था, वह अपराध का राजा बन चुका था। और राजा सिर्फ दौलत से नहीं, डर से राज करता है। 1982, यह साल पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी में एक नई सोच लेकर आया। अब वह सिर्फ अपराधी नहीं रहना चाहता था, अब वह कानून का हिस्सा बनना चाहता था। उसे यह एहसास हो चुका था कि असली ताकत बंदूक से नहीं, कुर्सी से आती है। और इसी सोच के साथ पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया की राजनीति में कदम रखता है। 1982 में पाब्लो कोलंबियन संसद का एक वैकल्पिक सदस्य बनता है। कागजों में वह एक बिजनेसमैन था, एक समाज सेवी था, लेकिन हकीकत में वह वही आदमी था जो हर दिन हजारों किलो कोकीन अमेरिका भेज रहा था। उस दिन इतिहास ने एक अजीब दृश्य देखा। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया अब संसद भवन में बैठा था। पाब्लो जानता था कि छवि बहुत जरूरी होती है। उसने मेडेलिन की झुग्गियों में सैकड़ों घर बनवाए, फुटबॉल मैदान, स्कूल, सड़कें। गरीबों के लिए वह अपराधी नहीं था, वह हीरो था। लोग उसकी तस्वीरों के आगे मोमबत्तियां जलाते थे। उसका नाम भगवान की तरह लिया जाने लगा, और यही उसकी असली ताकत थी। लेकिन हर चमक लंबे समय तक नहीं टिकती। 1983, कोलंबिया के एक ईमानदार नेता लुइस कार्लोस गालान ने खुलकर पाब्लो के खिलाफ आवाज उठाई। अखबारों में उसके काले कारोबार की सच्चाई छपने लगी। अमेरिका ने कोलंबिया सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, और पाब्लो संसद से बाहर कर दिया गया। उस दिन पाब्लो एस्कोबार ने एक फैसला किया। अब कोई नकाब नहीं, अब सिर्फ डर। यहीं से उस दौर की शुरुआत होती है जिसे इतिहास नार्को टेररिज्म के नाम से जानता है। पाब्लो ने सरकार को सीधी चेतावनी दी, अगर मुझे अमेरिका भेजा गया तो कोलंबिया जल उठेगा। और यह खाली धमकी नहीं थी, उसने एक नियम बना दिया, प्लाटा ओ प्लोमो, या तो पैसा लो या गोली। जजों को लाखों डॉलर ऑफर किए गए। जो माने वे जिंदा रहे, जो नहीं माने वे मारे गए। 1984 से 1987 के बीच सैकड़ों पुलिस अफसर, दर्जनों जज और कई पत्रकार मारे गए। हर हत्या एक संदेश थी। 1984, कोलंबिया के न्याय मंत्री रोड्रिगो लारा बोनेल्ला की हत्या कर दी गई। यह पहली बार था जब सरकार को समझ आ गया कि यह आदमी अब सिर्फ अपराधी नहीं, एक खतरा है। देश में डर का माहौल फैल चुका था, बम धमाके। अब रोजमर्रा की बात हो गई थे पुलिस स्टेशन।
सरकारी इमारतें, भीड़भाड़ वाले इलाके सब निशाने पर थे। पाब्लो अब सिर्फ लोगों को नहीं, राज्य को डराने लगा था। उसका साम्राज्य अपने चरम पर था। 1987 तक उसकी अनुमानित संपत्ति 25 से 30 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी। फोर्ब्स मैगजीन उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर चुकी थी। लेकिन यह दौलत शांति नहीं लाई, यह सिर्फ और ज्यादा अहंकार लाई। पाब्लो को लगता था वह अजेय है। उसे लगता था सरकार उसके बिना जी नहीं सकती। लेकिन उसे यह नहीं दिख रहा था कि उसका डर अब लोगों को थका रहा है, और जब डर थक जाता है तो वह गुस्से में बदल जाता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां सरकार पीछे हटना बंद करती है, जहां अमेरिका सीधे मैदान में उतरता है, और जहां पाब्लो एस्कोबार पहली बार सच में अकेला पड़ने लगता है। 1988 यह वह साल था जब डर कोलंबिया की हवा में घुल चुका था। अब यह सिर्फ पाब्लो एस्कोबार की जंग नहीं थी, यह सरकार बनाम एक साम्राज्य की जंग बन चुकी थी, और इस जंग में नियम कोई नहीं मान रहा था। पाब्लो को अब एक ही चीज चाहिए थी, अमेरिका से बचाव। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसे संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया गया तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। इसी डर ने उसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया। 1989 कोलंबिया के इतिहास का सबसे खौफनाक साल। पाब्लो ने सीधे युद्ध छेड़ दिया। सरकार को झुकाने के लिए उसने हर सीमा पार कर दी। 18 अगस्त 1989 एक तारीख जो आज भी कोलंबिया को डराती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गालान को एक जनसभा में गोली मार दी गई। गालान पाब्लो के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन थे। इस हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। अब यह साफ हो चुका था कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। कुछ ही महीनों बाद 27 नवंबर 1989 एवियान का फ्लाइट 203 एक यात्री विमान आसमान में धमाके से फट गया। 110 लोग मारे गए। असल निशाना एक राजनेता था जो विमान में था ही नहीं, लेकिन पाब्लो के लिए निर्दोष जानों की कोई कीमत नहीं थी। यह हमला सीधा संदेश था, सरकार को झुकना ही होगा। 1990 तक मेडेलिन लगभग युद्ध क्षेत्र बन चुका था। हर दिन बम, हर दिन लाशें, पुलिस अफसरों को खुलेआम मारा जाने लगा। कई बार सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनने पर लोगों को गोली मार दी जाती थी। डर अब आम लोगों की जिंदगी बन चुका था, लेकिन लगातार खून सरकार पर भी दबाव बना रहा था। देश टूट रहा था, और यहीं से एक ऐतिहासिक और बेहद विवादित सौदा हुआ। 1991 कोलंबिया सरकार ने एक नया कानून पास किया। अगर कोई अपराधी खुद को सौंप दे तो उसे अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। यह कानून असल में एक ही आदमी के लिए था। जून 1991 पाब्लो एस्कोबार ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन यह आत्मसमर्पण नहीं था, यह एक समझौता था। जिस जेल में उसे रखा गया उसका नाम था ला कैथेड्रल, लेकिन वह जेल नहीं थी। वह पहाड़ों पर बना एक निजी किला था। उसमें फुटबॉल मैदान था, बार था, सोना था, और शानदार नजारा था। पाब्लो वहीं से अपना पूरा साम्राज्य चलाता रहा। उसके दुश्मन वहीं बुलाए जाते और वहीं गायब हो जाते। सरकार जानती थी लेकिन चुप थी, क्योंकि बाहर शांति थी, लेकिन यह शांति झूठी थी। 1992 में जब सरकार को पता चला कि पाब्लो जेल के अंदर से भी हत्या और तस्करी करवा रहा है, तो फैसला हुआ उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और उसी रात जुलाई 1992 पाब्लो एस्कोबार जेल से भाग गया। बिना गोली, बिना धमाके जैसे वह कभी कैदी था ही नहीं। यह भागना सरकार के लिए सबसे बड़ा अपमान था। अब कोई समझौता नहीं, अब सिर्फ एक आदेश था, पकड़ो या मारो। यहीं से शुरू होता है इतिहास का सबसे खतरनाक मैनहंट, जहां शिकारी अब पीछे हटने वाला नहीं था, और जहां शिकार पहली बार वाकई डरने लगा। जुलाई 1992 ला कैथेड्रल से भागने के बाद पाब्लो एस्कोबार फिर से आजाद था, लेकिन यह आजादी पहले जैसी नहीं थी। अब उसके पीछे सिर्फ ही पुलिस नहीं थी, पूरी सरकार थी, अमेरिका था, और वे लोग भी थे जो कभी उसके अपने थे। कोलंबिया सरकार ने एक विशेष दस्ता बनाया, सर्च ब्लॉक। इस दस्ते का सिर्फ एक मकसद था, पाब्लो एस्कोबार जिंदा या मुर्दा। अमेरिका ने तकनीक दी, सैटेलाइट ट्रैकिंग, रेडियो इंटरसेप्शन और खुफिया जानकारी। CIA और DEA पीछे से हर कदम पर नजर रख रहे थे। अब खेल बदल चुका था, लेकिन एक और ताकत उभर कर सामने आई, लॉस पेपेज, यानी पीपल परसिक्यूटेड बाय पाब्लो एस्कोबार। वे लोग जिन्होंने पाब्लो की वजह से अपने परिवार खोए थे, वे लोग जो अब डरना नहीं चाहते थे। उन्होंने पाब्लो के नेटवर्क पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। उसके वकील, उसके अकाउंटेंट, उसके पुराने साथी सब निशाने पर थे। धीरे धीरे पाब्लो अकेला पड़ने लगा। उसका साम्राज्य टूट रहा था। पैसा था,
लेकिन आदमी नहीं छिपने की जगह थी, लेकिन भरोसा नहीं। 1993 तक पाब्लो लगभग हर रात जगह बदलता था। वह जानता था कि उसकी एक गलती उसकी आखिरी गलती होगी। फिर भी एक कमजोरी उसके भीतर जिंदा थी। उसका परिवार। नवंबर 1993 पाब्लो अपनी मां और बेटे से फोन पर बात करता है। वह कॉल कुछ मिनटों से ज्यादा चल जाती है और वही उसकी मौत का कारण बनती है। सर्च ब्लॉक रेडियो सिग्नल पकड़ लेता है। लोकेशन ट्रेस हो जाती है। मेडेलिन लॉस ओलिवोस, इलाका एक साधारण सा घर। 2 दिसंबर 1993 पाब्लो एस्कोबार अपने 44वें जन्मदिन के अगले दिन उस घर में छिपा हुआ था। सुबह पुलिस ने घर को घेर लिया। गोलियां चलीं। कुछ कहते हैं वह भागने की कोशिश कर रहा था, कुछ कहते हैं उसने आखिरी बार मुकाबला किया, और कुछ कहते हैं उसने खुद को गोली मारी। सच्चाई आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन जो साफ है वह यह छत पर एक शरीर पड़ा था। वही आदमी जो कभी दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर अपराधियों में गिना जाता था। उसकी मौत की तस्वीर